एवरीवन, अगर आप भी कर रहे हैं CUT UG फिजिकल एजुकेशन डोमेन की तैयारी, जो नया सिलेबस आया हुआ है, तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली करना है रजिस्टर और फिर लॉगिन कर लेना है ऐप में। लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हुआ दिखेगा। आपको सिंपली जाना है CUT UG PE वाले आइकन पर, जो यहाँ पर आपका बना हुआ है, दिख रहा है आपको ये। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ CUT UG PE के आइकन पर। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 3 कोर्सेज शो हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो कोर्स है मैंने परचेस किया हुआ है, एक्चुअली ये 650 रुपीज़ का है, ठीक है। तो मैंने परचेस किया हुआ है, तो यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आ रहा है। आपको मैं बताऊँगा इसमें क्या क्या अंदर कंटेंट है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो आप ये 349 वाला परचेस कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स चाहिए तो ये 400 रुपीज़ का आपको सिर्फ नोट्स मिल सकता है। एक बार और दिखा देता हूँ ये टेस्ट सीरीज़ में क्या क्या मिलेगा आपको। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा व्हाट यू विल गेट इन दिस कोर्स, कंप्लीट चैप्टर वाइज MCQ टेस्ट, और आपका 20 प्रैक्टिस पेपर्स के PDF मिलेंगे पूरे सिलेबस के, और साथ साथ कंप्लीट सिलेबस मॉक टेस्ट के जो मैं बनाऊंगा उसके मिलेंगे आपको, और साथ साथ पिछले साल के पेपर्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे टेस्ट सीरीज़ में। नोट्स में क्या क्या मिलेगा आपको, नोट्स में मिल जाएगा आपको वही कंप्लीट यूनिट वाइज डिटेल नोट्स मिलेंगे हर टॉपिक के, और MCQs मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, पिछले साल के 7 पेपर मिलेंगे जो आप एनालिसिस कर सकते हैं, और MCQs के आपको सारे PDF मिल जाएंगे। अब आते हैं जो मेन कोर्स है 650 रुपीज़ का, जिसमें सब कुछ मिलेगा। वो है, आपको इसमें बताता हूँ क्या क्या है और कैसे कैसे है। यहाँ पे जो भी लाइव क्लासेस शेड्यूल रहती है लाइव वाले में आती है। मैं जाता हूँ कंटेंट वाले पे राइट साइड में। तो यहाँ पे सिलेबस है, सिलेबस को मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। ये 12th के बाद अगर कोई फिजिकल एजुकेशन के बारे में जानना है तो आपको कॉलेज ये 2 PDF में देख सकते हैं। अब यहाँ पे आता है आपका नीचे यूनिट वाइज फोल्डर्स बने हुए हैं। यूनिट 1 के लेक्चर्स इसमें हैं, जैसे मैंने ओपन किया यूनिट 1 के, तो यूनिट 1 के सारे लेक्चर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। फिर यूनिट 2 के सारे लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही आपके सारे यूनिट्स के लेक्चर्स यहाँ पे हैं, ठीक है। अब तक हमने यूनिट 7 तक कंप्लीट कर लिया है, यूनिट 8 बचा हुआ है, तो उसके मिल जाएंगे। इसमें आपको फिर यहाँ पे PDF नोट्स मिल जाएगा। इसको आप ओपन करेंगे तो ये शॉर्ट नोट्स है पूरे कंप्लीट यूनिट का, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। और डिटेल में नोट्स चाहिए तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में PDF है, एक हिंदी में PDF है। तो मैंने इसको ओपन कर दिया यूनिट 1 का, जैसे सपोज़, तो ये ओपन हो जाएगा आपका। रिफ्रेश होने के बाद देख सकते हैं, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में। हर टॉपिक के बाद उसके MCQs भी हैं, इसी में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ऐसे ही हर यूनिट के आपके नोट्स भी यहाँ पे अपलोडेड है, ठीक है। अभी तक इसमें 7 यूनिट्स के इसमें भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे आते हैं टेस्ट सीरीज़ वाले इस फोल्डर में, तो इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे पिछले साल के आपको जो भी 7 पेपर्स हुए हैं, ताकि आप एनालाइज़ कर सकें कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो भी अब तक CUT UG फिजिकल एजुकेशन के PYQ हैं सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। और फिर यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा हर यूनिट वाइज, और अभी कंप्लीट सिलेबस का हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी आपको इसी में मिल जाएगा। या फिर आप यहाँ पे भी जा सकते हैं टेस्ट वाले में आइकन में, और यहाँ पे सिंपली अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर यूनिट के यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से आपको अपलोडेड मिल जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पे ग्रुप्स है, ठीक है। आपको आपस में कुछ इंटरेक्शन करना है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रुप्स, और एक ग्रुप बनेगा, एक WhatsApp ग्रुप, जिसमें मैं आपको अपडेट्स देते रहता हूँ। अगर आप कोर्स लेंगे तो वहाँ पर आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी आपको मिलेगा 24/7 गाइडेंस। तो ये सब थी हमारे कोर्स CUT UG फिजिकल एजुकेशन में 650 रुपीज़ में। तो ये तीनों में से अगर आपको जो भी परचेस करना है आप अपने हिसाब से चूज़ करके परचेस कर लीजिएगा। कोई भी क्वारी के लिए मेरे WhatsApp नंबर पे मुझे एनी टाइम आप टेक्स्ट कर सकते हैं। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। चलते हैं अब लेक्चर की तरफ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 5 हम पढ़ रहे थे। यूनिट का नाम क्या था? न्यूट्रिशन एंड एथलीट्स केयर, फूड एंड न्यूट्रिशन। तो सिलेबस आप देख सकते हैं। आज हमारा हो गया यूनिट 1 हो गया आपका, यूनिट 2 हो गया, यूनिट 3 हो गया, और यूनिट 4 हो गया हमारा। आज हमारा यूनिट 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगा क्या हमारा? यूनिट नंबर 6 बचेगा, पॉलिसी, प्रोग्राम्स एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, मतलब इसमें बेसिकली मेजोरिटी चीजें याद करने वाली ही हैं। इसमें भी 3-4 टॉपिक है, मतलब पूरा याद करने वाला है। कौन सा नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इजी भी है और हो जाएगा याद। फिर बचा हमारा यूनिट नंबर 7, स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, मीन्स एंड मेथड्स ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर, स्पीड, एजिलिटी एंड बैलेंस। ये भी इजी चैप्टर है। और बचेगा हमारा यूनिट नंबर 8, ये सब भी इजी टेस्ट के बारे में दिया हुआ है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 5 को। अब तक की क्लास में यूनिट नंबर 5 जो हम पढ़ रहे थे, हमारा हो चुका था पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा और चौथा टॉपिक। यहाँ तक हमने कर लिया था। अभी के लाइव सेशन में हम लोग करने वाले हैं ओबेसिटी एंड इट्स मैनेजमेंट एंड ड्रग्स एंड डोपिंग एजुकेशन।
तो मूव ऑन करते हैं, सीधा वहां चलते हैं। ये सब तो पढ़ा दिया हुआ है मैंने, तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओबेसिटी एंड इट्स मैनेजमेंट। तो पहला टॉपिक पढ़ेंगे आज की क्लास का, ओबेसिटी के बारे में। सभी लोगों को पता होगा ओबेसिटी क्या होता है, मोटापापन हो जाता है। तो क्या लिखा हुआ है, ओबेसिटी इज टिपिकली डिफाइंड एज अ सब्सटेंशियल, मतलब धीरे 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 क्या हो रहा है, सब्सटेंशियली बढ़ते जा रहा है। एक्यूमुलेशन मतलब होता है कोई चीज इकट्ठा होते जा रहा है। ठीक है, तो ओबेसिटी इज टिपिकली डिफाइंड एज अ सब्सटेंशियल एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फैट। क्या हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर फैट हो रहा है। तो ओबेसिटी क्या है, ओबेसिटी को हम ऐसे बोल सकते हैं, ओबेसिटी इज डिफाइंड एज टिपिकली डिफाइंड एज सब्सटेंशियल एक्यूमुलेट, मतलब धीरे 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 इकट्ठा होते जा रहा है, क्या आपके बॉडी में फैट होते जा रहा है। दैट कुड इम्पैक्ट हेल्थ, जो आपके हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। तो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन टेंड्स टू क्लासिफाई पीपल लिविंग विद ओबेसिटी एज बेस्ड ऑन बॉडी मास इंडेक्स। तो हम किसी को क्या कैसे क्लासिफाई करते हैं, ओबेसिटी को हम किसी का भी बीएमआई निकालते हैं, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स निकाल लेते हैं, फिर उसको क्लासिफाई कर पाते हैं कि उसका वो इंसान ओबीस है कि नहीं है। ठीक है, तो बीएमआई का आपको मैं क्वेश्चन दूंगा अभी, काफी अच्छे समझेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 पीरियड क्या है यूनिट 6 में बता दूंगा, यूनिट 6 स्टार्ट करूंगा, ठीक है तब। तो ओबेसिटी के बारे में क्या बताया मैंने, ओबेसिटी इज टिपिकली डिफाइंड एज सब्सटेंशियल एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फैट, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, मेरे बॉडी के अंदर फैट इकट्ठा होते जा रहा है, जिस जो मेरे हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है। तो जितनी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं ये कैसे क्लासिफाई करते हैं कि हम ओबीस में आ रहे कि नहीं आ रहे, बीएमआई कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बीएमआई होता क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला इसका पूछ सकता है, ये रेशियो है आपका ऑफ अ पर्सन वेट इन केजी। ठीक है, तो बीएमआई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पर्सन वेट इन केजी डिवाइडेड बाई टू द स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो हाइट इन किसमें बोला है, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो अब देखिए इसका बीएमआई का चार्ट होता है कि अगर मेरा अंडर वेट है तो मेरा बीएमआई कितना आना चाहिए, लेस देन 18.5 आना चाहिए। अगर मेरा नॉर्मल वेट है तो 18.5 टू 24.9 में आना चाहिए। ओवर वेट हूँ 25 से ऊपर रहेगा, 29.9 से नीचे रहेगा। ओबीस क्लास 1, ओबेसिटी क्लास 1 30 टू 34.9, ओबीस क्लास 2 35.0 टू 39.9, और 40 से ग्रेटर रहेगा तो ओबीस क्लास 3 में आएगा। अभी मैंने आपको बता दिया एक फॉर्मूला बीएमआई का, सभी को अपना हाइट पता होगा, पता है सभी लोगों को अपना हाइट और अपना वेट भी पता है। तो आप लोग मुझे फटाफट अपना चैट बॉक्स में बीएमआई कैलकुलेट करिए और बताइए, फिर मैं बताऊंगा आपको एक बार कैलकुलेट करके कैसे होता है। तो हाइट किस में लेना है, याद रखिएगा हाइट इन मीटर स्क्वायर है। जैसे मान लीजिए मेरा वेट कितना है, 75 केजी है, और हाइट कितना हो गया, 1.77 मीटर मान लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोला था, मीटर स्क्वायर बोला था, तो इसको कैसे करूंगा मैं, 75 केजी है और 1.77 इंटू 1.77 मीटर में, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जो भी आएगा मेरा नीचे वैल्यू, उसको मैं 75 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा जो भी आएगा डाटा आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी। तो आप ऐसे ही अपना बीएमआई कैलकुलेट करिए और मुझे चैट बॉक्स में फटाफट बताइए, देखता हूँ कौन जितना जल्दी कैलकुलेट करता है और आप कौन से कैटेगरी में फॉल होते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट करिए अपना अपना बीएमआई। मैं फॉर्मूला मिटा लिया हूँ क्योंकि मैंने आपको बता दिया, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। देखता हूँ मैं भी किसका क्या आ रहा है और फटाफट आप कैलकुलेट करिए। अश्विन अंडरवेट, सब चीज मैं ही बता दूंगा तो गूगल किस काम का है, वो चीज निकल गूगल कर लो कितना आ रहा है। देखिए जो बीएमआई होता है ना, बीएमआई कभी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए नहीं होता है, वो होता है नॉर्मल इंसान के लिए। मान लो मेरा गेम शॉर्ट पुट है, मान लो मेरा गेम वेट लिफ्टिंग है, तो मेरा बीएमआई तो ओवरवेट आएगा आएगा, क्योंकि मैं तो बल्कि रहूंगा, ओवरवेट रहूंगा। तो बीएमआई कभी स्पोर्ट्स पर्सन को डिफाइन नहीं करता है, पहला चीज है। बीएमआई किसके लिए बना हुआ है, बीएमआई बना हुआ है आपका नॉर्मल इंसान के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो आप सबको एक आइडिया लग सकता है, आप अपने पेरेंट्स का भी कैलकुलेट करके उन्हें बता सकते हैं कि आपका नॉर्मल है तो आपका बीएमआई ऐसा आ रहा है, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो ये टेबल जो चार्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओबेसिटी का तो मतलब सभी को पता होगा, पर ये बीएमआई का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और ये चार्ट भी कि कौन सा ओबीस क्लास 3 में आता है, कौन सा कैटेगरी,
ऐसे करके, ठीक है। अब बात करते हैं ओबेसिटी एंड इट्स मैनेजमेंट। अब कैसे उसको, ओबेसिटी अगर किसी को है तो उसको मैनेज कैसे करना है। तो ओबेसिटी मैनेजमेंट इज अ मल्टी फैसिटेड अप्रोच, मतलब मल्टी अप्रोच है दैट टिपिकली इन्वॉल्व्स लाइफस्टाइल चेंजेस, मतलब अपना जो लाइफस्टाइल है, जीने का तरीका है, उसमें चेंजेस लाने हैं, इंक्लूडिंग डाइटरी मॉडिफिकेशन। जो भी मैं डाइट खा रहा हूँ, जो भी खा रहा हूँ खाना, बाहर से डाइट कंज्यूम कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चाहिए। एंड इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, और मुझे ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज में इंगेज करना है अपने आप को। इसके साथ साथ क्या बोला है, अलोंग साइड बिहेवियरल इंटरवेंशंस, मतलब मेरे कुछ कुछ बिहेवियर बर्ताव में भी चेंज लाना पड़ेगा। एंड इन सम केसेस मेडिकेशंस और सर्जरी, कुछ कुछ ऐसे भी केसेस आ जाते हैं जिसमें बहुत ही मोटा हो गया, उसको सर्जरी कराना पड़ेगा या फिर उसको दवाइयां लेनी पड़ेंगी। द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लान शुड बी इंडिविजुअलाइज्ड बेस्ड ऑन द पेशेंट्स हेल्थ स्टेटस, बीएमआई एंड पर्सनल प्रेफरेंसेस। तो जो भी उसका ट्रीटमेंट प्लान है, हर इंसान का अलग अलग इंडिविजुअलाइज अप्रोच इसमें लगाना पड़ेगा कि उसका कैटेगरी कैसे आ रहा है। रमन, तुम कैलकुलेशन सीख लो, ठीक है। 50 आ रहा है तुम्हारा बीएमआई, मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा क्या तुमसे। फिर क्या बोला है, तो ये मैंने बताया ओबेसिटी मैनेजमेंट के बारे में। अब मैं बता रहा था आपको डिटेल्ड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करें, कैसे कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस हम कर रहे हैं। तो पहला बोला है क्या, डाइटरी चेंजेस, अपने डाइट में चेंज ला रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं, फोकस ऑन रिड्यूसिंग कैलोरीज इनटेक एंड अडॉप्टिंग हेल्थियर ईटिंग हैबिट्स। कैलोरी इनटेक जैसे होता है ना कि जंक फूड खा रहे हैं, चिप्स कुरकुरे खा रहे हैं इतना सारा, तो उसमें क्या होता है, कैलोरीज तो ज्यादा रहता है, एनर्जी ज्यादा मिल रहा है, पर वो क्या रहता है कि हमें अफेक्ट कर रहा है। उसमें ट्रांस फैट, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये सब बहुत ज्यादा रहता है, तो हमें नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। भले एनर्जी तो दे देता है, पर वो नेगेटिवली अफेक्ट करता है। तो ऐसी चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए, सच एज चूजिंग लो फैट, लो कार्बोहाइड्रेट ऑप्शंस और फॉलोइंग अ वेरी लो कैलोरी डाइट फॉर शॉर्ट पीरियड्स अंडर मेडिकल सुपरविजन। मतलब अलग अलग बताया है कैसे हम चेंजेस ला सकते हैं। फिर क्या बोला है, फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। तो इंक्रीजिंग फिजिकल एक्टिविटी इज क्रूशियल, फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विद रिकमेंडेशंस फॉर एटलीस्ट 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट टू इंटेंसिटी एक्टिविटी पर वीक। तो एक हफ्ते में हमें कितना मिनिमम एक्टिवली एंगेज करना चाहिए अपने आप को, 150 मिनट्स, ठीक है। वो भी कैसा, लो इंटेंसिटी वाला नहीं, मॉडरेट टू इंटेंसिटी लेवल का। एक हफ्ते में इतना अपने आप को टाइम देना है ग्राउंड्स पे इन द फिजिकल एक्टिविटीज। वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पर्सन, नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन, ओके। फिर क्या बोला, बिहेवियरल इंटरवेंशंस, आपके बिहेवियर में कुछ कुछ चेंजेस लाने हैं। जैसे में इंक्लूड मोटिवेशनल इंटरव्यू, आपको मोटिवेट करेंगे यार, तू दौड़, थोड़ा मेहनत कर, पतला हो। आपकी दिमाग से आपको अफेक्ट करेंगे, थोड़ा थेरेपी देंगे। एंड इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, थोड़ा काउंसलिंग करेंगे टू एड्रेस अंडरलाइनिंग बिहेवियरल पैटर्न्स। ऐसा होता है चिड़चिड़ हो जाता है कोई कोई, मोटा हो जा रहा है, मोटा हो जा रहा है, तो इस इंसान के बिहेवियर में भी चेंजेस लाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमें करना है। हम पढ़े थे ओबेसिटी का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा अब तक, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। लाइफस्टाइल में क्या, उसके डाइट में चेंजेस लाएंगे, उसके फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करवाएंगे, और उसके बर्ताव में, बिहेवियर में चेंजेस लाएंगे। अब मैं बता दिया आपको, तो जैसे नोट्स बना रहे हैं इसका, मैं आपको बहुत बच्चे पूछते हैं काफी सारे नोट्स कैसे बनाए सर। तो देखो इतना सारा मैंने बताया, ये कोई काम का है, ओबेसिटी मैनेजमेंट कोई काम का नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया ना। अब आप नोट्स बनाएंगे थोड़ी लिखेंगे, बीएमआई एंड पर्सनल प्रेफरेंसेस, डिटेल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज में सिर्फ एक पॉइंट लिख लीजिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इसके अंदर 3 डॉट बोल्ड में है, इसको लिख लीजिए। अब यहाँ पे सर ने रेड मार्क किया है, इसको लिख लीजिए। ऐसे करके नोट्स बनाते हैं। बाकी या फिर कुछ आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो उसको वहां पे ऐड ऑन कर दीजिए। ऐसा नहीं कि पूरा एक एक लाइन लिखते जा रहे हैं, फिर लास्ट टाइम में रिवीजन करने में आपको दिक्कत आएगी। फिर क्या बोला, मेडिकेशंस, मतलब कुछ कुछ दवाइयां ले सकते हैं। तो एंटी ओबेसिटी मेडिकेशंस में बी कंसीडर्ड फॉर इंडिविजुअल्स विद अ बीएमआई ऑफ 30 और ग्रेटर, और 27 और ग्रेटर, जिसका बीएमआई 30 से ज्यादा है, 27 से ज्यादा है, उनको ओबेसिटी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो क्या करना पड़ेगा उनको, मुझे बताइए ओबेसिटी रिलेटेड तो कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी, आप लोग बताइए फटाफट चैट बॉक्स में। सब चीज सोते रहते हो चैट बॉक्स में, मैं देख पा रहा हूँ आप सबका चैट बॉक्स, मेरे साइड में फोन ओपन है। कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है हमें ड्यू टू ओबेसिटी रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स, मतलब इंसान मोटा हो रहा है तो उसको कौन कौन सी बीमारियां होते जाएंगी। ठीक है, सबके दिमाग में आ रहा है डायबिटीज, वेरी गुड, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है, यूनिट 1 में काफी अच्छे से पढ़ा है हमने इसके बारे में। और सबका डायबिटीज, और कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, ठीक है, हाइपरटेंशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर वही।
कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है। हाँ, ठीक है, तो हार्ट प्रॉब्लम्स वही कार्डियोवास्कुलर डिजीज में आ जाएगा सारा चीज आपका। वेरी गुड, सभी लोग ऑलमोस्ट सही आंसर दिए। ओवर स्वेलिंग, आलम, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, हो गया। सभी लोगों ने ऑलमोस्ट सही आंसर दिया चैट बॉक्स में ओबेसिटी रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स का। अब हम देखते हैं दिस मेडिकेशंस मे वर्क बाय रिड्यूसिंग एपिटाइट, मतलब जो हमारा भूख है तो क्या करता है, भूख कम कर देगा, मैं कम खाऊंगा तो कम मोटापा होगा। ब्लॉकिंग फैट ऑब्जॉर्प्शन, फैट कम ऑब्जॉर्ब होगा, और इंक्रीजिंग सैटिस्फैक्शन। ठीक है, मतलब धीरे धीरे आपका एब्जॉर्प्शन कम कर देगा, आप ऐसा भूख नहीं लगेगा कि आपको कम खाएंगे। तो दूसरा स्ट्रेटेजी हम ये अपना सकते थे। अब तीसरा क्या बोला, सर्जिकल इंटरवेंशन, मतलब सर्जरी कराना। तो बैरियाट्रिक सर्जरी सच एज गैस्ट्रिक बाईपास और स्लीव गैस्ट्रिनोमी, ये सब टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे ये बताया ये सर्जरी होती है जब ओबेसिटी के लिए होती है। तो मे बी कंसिडर्ड फॉर इंडिविजुअल टू बीएमआई ऑफ 40 और ग्रेटर, जिसका बीएमआई 40 से भी ज्यादा जा रहा है तो उसको सर्जरी कराना पड़ेगा, फिर 35 से ज्यादा जा रहा है, उसको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो उसको वहाँ पे सर्जरी कराने पड़ेंगे। देखा होगा आपने, कुछ कुछ बच्चे होते हैं मतलब बहुत ही उनको हेरिडिटी से ही बचपन से ही मोटे होते हैं और मोटे होते जाते हैं, जैसे बड़े होते जाते हैं तो काफी उनको सर्जरी कराना पड़ता है, उनका ट्रीटमेंट ही नहीं हो पाता है। और कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हम अदर कंसिडरेशन में रखे हुए हैं, जैसे क्या बोला है, स्लीप। तो स्लीप इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू मेंटेन योर गुड लाइफस्टाइल। गेटिंग एनफ स्लीप इज इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल हेल्थ एंड कैन इम्पैक्ट वेट मैनेजमेंट, आपका वेट मैनेजमेंट को काफी इम्पैक्ट कर सकता है आपका स्लीपिंग। फिर क्या बोला है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हम कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं, ज्यादा टेंशन ले रहे हैं तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज नहीं हो रहे अपने आप को, रूम पे बैठे रहते हैं, खा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली कहीं ओबेसिटी को अफेक्ट कर रहा है। तो मैनेजिंग स्ट्रेस लेवल्स कैन बी बेनिफिशियल फॉर वेट कंट्रोल। तो वेट कंट्रोल करना है तो आपको अपने स्ट्रेस को इजीली इफेक्टिवली मैनेज करना आना चाहिए। फिर क्या बोला, सपोर्ट सिस्टम, होता है ना, सपोर्ट सिस्टम होता है, कोई कोई आपको फैमिली, आपके फ्रेंड्स सपोर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं कि भाई तू कर सकता है, दौड़, थोड़ा वेट लॉस एफर्ट्स कर। फिर क्या बोला, रेगुलर मॉनिटरिंग, आपको कोई जो रेगुलर मॉनिटर करने वाला कि कल तू ये था, अभी पतला हो रहा है, तेरे में चेंजेस आ रही हैं, तो हम प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे। कैन हेल्प इंडिविजुअल स्टे मोटिवेटेड एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स टू देयर ट्रीटमेंट प्लान, जो भी ट्रीटमेंट प्लान ले रहे हैं उसमें एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए ओबेसिटी एंड इट्स मैनेजमेंट वाले पॉइंट में। तो यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर होगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो नहीं समझ में आया होगा। और कोई डाउट्स होगा तो आप चैट बॉक्स में सिंपली ड्रॉप कर देते हैं, वहां से मैंने पिकअप करके आपके डाउट सॉल्व कर दिए। अब मूव ऑन करते हैं अगले टॉपिक पे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग्स एंड डोपिंग एजुकेशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा चीजें इसमें याद करनी पड़ेंगी आपको, इजी है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, आपको कुछ पूछना है, चैट बॉक्स एक बार ओपन कर लेते हैं सभी के सामने, बाकी तो मैं देख ही रहा हूँ फोन में। डिप्रेशन से कैसे मतलब बोल सकते हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट में ही आएगा ना डिप्रेशन, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में नहीं आएगा। डिप्रेशन क्या हो गया, आप बैठे वो डिप्रेशन हो, लोनलीनेस फील कर रहे हो अकेले घर में बैठे बैठे, तो आप अपने मतलब कुछ ना कुछ चीजों को लेकर तो स्ट्रेस हो ना, आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे अपने स्ट्रेस को, उसी पॉइंट के अंदर आ जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, सिंपल टॉपिक था, ऐसा कुछ भी डाउट नहीं होगा। मूव ऑन करते हैं आगे स्लाइड्स की तरफ। तो देखते हैं ड्रग्स एंड, तो रात को पता चल जाएगा ना आपको, प्रीति हाउ एमसीक्यू कैन बी आस्क्ड फ्रॉम सच थ्योरी टॉपिक्स। अभी आपको शाम को जब हम क्वेश्चंस लेंगे तो उसमें पता चल जाएगा आपको कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल ही आएंगे, जो टॉपिक सिंपल रहता है। ठीक है, तो बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा ड्रग्स एंड डोपिंग एजुकेशन के ऊपर। अब क्या बोला है, एक एक चीज के बारे में काफी डिटेल में पढ़ेंगे। ड्रग्स क्या होता है, ठीक है, अ ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस, कोई ड्रग क्या होता है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस होता है दैट प्रोड्यूसेस अ बायोलॉजिकल इफेक्ट। तो जो मेरे बॉडी के अंदर जाता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, कोई भी बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहा है। व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी ड्रग्स जाता है तो ड्रग्स आर नॉट न्यूट्रिएंट्स, कोई पोषक तत्व नहीं होते, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, या फिर कोई एसेंशियल डाइटरी इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं कि आपको कंज्यूम करना जरूरी ही है। पर क्या होता है, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो आपके बॉडी के अंदर जाते हैं तो कोई भी बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो हम बोल सकते हैं एनी सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट, डायग्नोज, ट्रीट और रिलीव सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज और एबनॉर्मल कंडीशंस, मतलब ड्रग्स ऐसे काम करते हैं,
आपको कोई चीज से प्रिवेंट कर देंगे, ठीक है, आपको वो चीज हो रहा है, वो चीज नहीं होगा। आपको कुछ हो रहा है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, आपको डाइट दे दिया डॉक्टर, जैसे मेडिकल स्टोर दवाई देते हैं तो भी ड्रग्स एक तरह का, तभी तो बुखार ठीक होता है हमारा, तो भी ड्रग्स ही है। तो आपको कुछ हुआ हो तो आपको देंगे, वो डायग्नोस को ठीक करने के लिए आपको कोई ट्रीटमेंट देने के लिए दवाई देंगे, या फिर कोई सिम्टम्स हो रहा है या फिर कुछ एबनॉर्मल कंडीशन लाने के लिए आपको ड्रग्स दिया जाएगा, होता है। अब बात करते हैं ड्रग्स हम कैसे कैसे कंज्यूम करते हैं। सबसे पहला क्या बोला, इनहेलिंग अ ड्रग। अब इनहेलिंग मतलब जैसे सूंघ के लेना, सांस ले लेके लेना, ठीक है, इनहेल कर रहे हैं। इंजेक्शन मतलब इंजेक्शन के थ्रू आपको ले रहे हैं। फिर स्मोक करके ड्रग्स को कंज्यूम कर सकते हैं, और फिर इंजेस्ट कर सकते हैं, मतलब मैं कुछ खा रहा हूँ, कुछ पी रहा हूँ, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन मतलब आप अब कैसे उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एब्जॉर्बिंग अ ड्रग थ्रू अ पैच ऑन द स्किन, स्किन में लगा लिया, टंग के अंदर दबा लिया। तो ऐसे ऐसे भी आप एब्जॉर्ब करके भी ड्रग्स को कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये ऐसे ऐसे तरीके थे, 1 2 3 4 5, ये 5 तरीके थे जैसे हम ड्रग्स कंज्यूम कर सकते हैं। फिर क्या दिया, एग्जांपल्स ऑफ ड्रग, अल्कोहल, निकोटीन, marijuana, ये सब क्या है आपके ड्रग्स में आएंगे। अब बात करते हैं ड्रग्स एंड डोपिंग एजुकेशन की। तो अभी हमने पढ़ा क्या, ड्रग्स के बारे में पढ़ा। अब जानेंगे ड्रग्स को अगर हम गलत इस्तेमाल करते हैं तो डोपिंग में आ जाता है वो। अब क्या बोला है, डोपिंग इज द एक्ट ऑफ कंज्यूमिंग आर्टिफिशियल एंड ऑफन इलीगल सब्सटेंसेस, जो लीगल नहीं है, ठीक है। आर्टिफिशियल सब्सटेंस आप बाहर से ले रहे हैं जो कि इलीगल है, किस लिए ले रहे हैं आप, टू गेन एन एडवांटेज ओवर अदर्स इन अ स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन, ताकि हम दूसरों से मुकाबले एडवांटेज ले पाए स्पोर्टिंग कंपटीशन में। तो क्या कहलाएगा, डोपिंग कहलाएगा। डोपिंग क्या हो गया, डोपिंग इज द एक्ट ऑफ कंज्यूमिंग आर्टिफिशियल, अब बाहर से ले रहे हैं आर्टिफिशियल चीज जो कि एक इलीगल सब्सटेंस है, किस ले रहे हैं, टू गेन एन एडवांटेज ओवर ओपोनेंट्स इन अ स्पोर्टिंग कंपटीशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, आपका एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हो गया, अभी हम पढ़ेंगे सब क्या होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स हो गए, स्टिमुलेंट्स हो गए, डायरेटिक्स हो गए, तो ये सब हम कंज्यूम करते हैं, जो सब डोपिंग के अंदर आते हैं, टू गेन एन एडवांटेज ओवर एन ओपोनेंट व्हाइल प्लेइंग अ स्पोर्ट्स। अब आपका सिलेबस में दिया था डोपिंग के बारे में, डोपिंग आपको मैंने बता दिया ड्रग्स क्या होता है, फिर मैंने बता दिया डोपिंग क्या होता है। अब दोनों को कंबाइन करके पढ़ते हैं, डोपिंग एजुकेशन क्या होता है। तो डोपिंग एजुकेशन एम्स टू डिस्करेज, मतलब दूसरों को डिसमोटिवेट करेगा, डिस्करेज करेगा किसको, एथलीट्स को, फ्रॉम नोइंगली यूजिंग अ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस टू फेलिसिटेट देयर परफॉर्मेंस, मतलब वो जानबूझ के कोई भी, हाँ, डोपिंग का पहला केस 1904 में आया था, ताकि वो जानबूझ के क्या करे, उस चीज को यूज ना करे, ठीक है। To help achieve this, athletes are informed that doping is against the rules and that anyone found to have doped can be banned from competing. तो डोपिंग एजुकेशन के थ्रू बेसिकली एथलीट्स को अवेयर कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं कि आपको डोपिंग नहीं करना चाहिए। अगर आप डोपिंग करते हुए पकड़ा जाएंगे तो आपको उसके ऊपर काफी सारे इल इफेक्ट्स हो सकते हैं हेल्थ के ऊपर, और आपके ऊपर आगे उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है, आपको बैन भी किया जा सकता है कंपीटिंग पे। तो भारत में पहला डोपिंग का केस कब आया था, ओमकार 1904 में आया था, ठीक है। अब बात करते हैं, और एक टॉपिक है, इससे डोपिंग से मिलता जुलता आता है, कहीं कहीं टर्मिनोलॉजी आता है, इर्गोजेनिक एड्स आता है। तो इर्गोजेनिक एड्स होता है क्या है, देखते हैं पहले। परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंसेस, मतलब ऐसा कोई भी चीज जो मेरा परफॉर्मेंस बढ़ाता है, या फिर कोई ड्रग्स हो गया, कुछ भी हो गया, आर सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू इंप्रूव एनी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी परफॉर्मेंस इन ह्यूमंस। तो इर्गोजेनिक एड्स क्या हो गया, ड्रग्स हो, कोई भी चीज हो जो एक स्पोर्ट्स पर्सन का परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, वो कहलाएंगे इर्गोजेनिक एड्स। A well-known example involves doping in sports, where banned doping है, इसमें से एक एग्जाम्पल है किसका, ergogenic aids का। तो वेयर बैंड फिजिकल परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, मतलब ऐसे ऐसे ड्रग्स जो हम इस्तेमाल करते हैं जो बैन है, आर यूज बाई एथलीट्स एंड बॉडी बिल्डर्स, यूज करते हैं। एथलेटिक परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंसेस आर समटाइम्स रेफर टू एज ergogenic aids। लास्ट लाइन अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि जो भी एक एथलीट का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कुछ भी चीज अगर वो लेता है बाहर से एनहांस करने के लिए परफॉर्मेंस, तो वो कहलाता है इर्गोजेनिक एड्स। और अच्छे से क्लियर होगा, अभी आगे देखेंगे इर्गोजेनिक एड्स, अभी तक क्लियर नहीं हुआ होगा तो। व्हाई एथलीट्स एंड एक्सरसाइजर्स टेक ड्रग्स, क्यों लेते हैं ड्रग्स हम, फिजिकल रीजंस, यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लत लग गया है कोई चीज का तो मैं ले रहा हूँ, कोई भी मेरा फिजिकल रीजन हो, मुझे परफॉर्मेंस बढ़ाना है, कुछ भी चीज हो। साइकोलॉजिकल रीजन, मेरा साइकोलॉजी ठीक नहीं है, मेरे को मूड अच्छा करना है, अलर्टनेस बढ़ाना है तो मैं लूंगा। सोशल रीजन, यार मुझे जीतना है, मुझे सबको लोग जाने पहचाने, नेम फेम मिले, तो सोशल रीजन। तो ये 3 कारण के लिए हम बेसिकली ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इर्गोजेनिक एड्स। अभी मैंने बताया इर्गोजेनिक एड्स क्या होता है, कोई भी चीज जो आपका परफॉर्मेंस बढ़ाती है। अब इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं।
मैकेनिकल पहला हो गया, जैसे रनिंग शूज हो गया। एक एथलीट क्या पहनता है, होता है ना, स्पाइक शूज पहनने से टाइमिंग कम हो जाता है 400 मीटर में, कुछ भी इवेंट हम भाग रहे हैं। तो क्या होता है, ये एर्गोजेनिक एड्स ही है ना, मैकेनिकल है, क्यों? क्योंकि ये एथलीट को हेल्प कर रहा है उसके परफॉर्मेंस को हेल्प आउट करने में, टाइम रिड्यूस करने में। तो क्या एर्गोजेनिक एड्स आपका गलत चीज नहीं है, ये सारी चीजें एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। जैसे नजल ब्रीदिंग स्ट्रिप्स लगा लेते हैं यहाँ पे, जो ऑक्सीजन देते रहता है। इक्विपमेंट कोई इनोवेशन हो गया, जेवलिंग में इतने सारे इनोवेशन आ रहे हैं, कोई आर्टिफिशियल टर्फ हो गया भागने वाला। तो ये सारे मैकेनिकली एडवांटेज दे रहे हैं एथलीट्स को परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। तो ये सारे आपके मैकेनिकल एर्गोजेनिक एड्स थे। फिर क्या हो गया, फार्माकोलॉजिकल, मतलब दवाइयाँ होती हैं। जैसे आप ड्रग्स आ गए इसमें, बीटा ब्लॉकर्स, एंटी हिस्टामिन्स, ग्रोथ हार्मोन, बीटा एरिथ्रोपोइटीन, एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, कैफीन, एम्फीथियामिन्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है, दवाइयाँ हैं या फिर ड्रग्स हैं जो हम कंज्यूम करते हैं। फार्माकोलॉजिकल मतलब ड्रग्स ही हो गया आपका, दवाइयाँ जो हम परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए कंज्यूम कर रहे हैं। फिर क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल, मतलब आपके फिजिकल फंक्शन को बॉडी के अफेक्ट कर रहा है। तो पहला क्या हो गया, ब्लड डोपिंग। एक ब्लड डोपिंग भी होता है, इसमें क्या करते हैं, जैसे आपका कंपटीशन है, ठीक है, तो आपके दो टाइप का ब्लड डोपिंग होता है। एक होता है मतलब खुद का ब्लड निकाल के देंगे, एक होता है दूसरे एथलीट का निकाल के देंगे। तो मेरा मान लो कंपटीशन है अभी, तो मैं क्या करूंगा, अपने 3-4 हफ्ते पहले ही अपने एक बोतल निकलवा लूंगा अपना ब्लड, ठीक है। तो ब्लड निकलवा लिया मैंने, तो ब्लड निकलवा लूंगा मेरे कंपटीशन से 2 से 3 दिन पहले, अपने में इंजेस्ट करा लूंगा वो ब्लड को। तो मेरा ऑक्सीजन काउंट बढ़ जाएगा, इसलिए अफेक्ट करता है, ब्लड डोपिंग है, बैन है। तो दूसरा होता है कि एक अच्छा एथलीट का लेके जो सेम से मैच करे, और फिर उसका कंज्यूम कर लो 2-3 दिन अपने अंदर, तो ऐसे ब्लड डोपिंग होता है। फिर सलाइन इन्फ्यूजन होता है एक्सेट्रा, तो ऐसे आप फिजियोलॉजिकल एर्गोजेनिक एड्स में आ जाएगा। फिर क्या बोला, साइकोलॉजिकल में क्या आ जाएगा, हिप्नोसिस आपको कर रहे हैं, आपको साइकोथेरेपी दे रहे हैं, माइंड मेडिटेशन का सिखा रहे हैं, आपको इमेजरी सिखा रहे हैं कि आप इमेजिन करिए कि आप जीत रहे हैं, ऐसे करके साइकोलॉजिकल ट्रिक्स अपना सकते हैं। तो ये भी आपके एर्गोजेनिक एड्स में आएंगे। फिर क्या हो गया, न्यूट्रिशनल में क्या आ जाएगा, आप कुछ भी कार्ब्स अच्छे डाइट ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, फैट्स ले रहे हैं, कैफीन ले रहे हैं एक्सेट्रा, तो न्यूट्रिशनल में आ गए। तो ये सारे एर्गोजेनिक एड्स से अब आप इजिली क्लासीफाई कर पाएंगे। डिपेंड्स करता है, उसका भी एक लेवल होता है, ठीक है। ड्रग्स समझ में आ गया आपको क्या होता है, डोपिंग समझ में आ गया, ड्रग्स को हम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एर्गोजेनिक एड्स समझ में आ गया आपको, परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए एथलीट जो भी लेता है। ऐसा नहीं कि सब इलीगल है, एर्गोजेनिक एड्स सब लीगल है, खाली फार्माकोलॉजिकल वाला छोड़ के। अब क्या बात करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डोपिंग यूज्ड बाय एथलीट्स, ठीक है। मतलब अलग अलग टाइप क्या क्या यूज करते हैं एथलीट्स डोप करने के लिए, तो इसको जूम कर देते हैं। सबसे पहला क्या है, एंड्रोजेनिक एजेंट्स लाइक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो भी मैं दिखाऊंगा इमेजेस के थ्रू। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा दिखाया हुआ है जीएफ के थ्रू, मतलब बॉडी बना रहा है। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को बेसिकली बॉडी बिल्डर्स इस्तेमाल करते हैं टू ट्रेन हार्डर एंड बिल्ड मोर मसल। अगर मेरे मसल को क्या करना है, पंप अप करना है, बॉडी बनाना है, तो स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली बॉडी बिल्डर। फिर क्या बोला है दूसरा में, स्टिमुलेंट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हार्ट का सिंबल बना हुआ है ऐसे ऐसे। तो स्टिमुलेंट्स टू बी मोर अलर्ट एंड हाइड फटीग, आपके थकावट को दूर कर देगा ये। कैसे, बाय इंक्रीजिंग हार्ट रेट एंड ब्लड फ्लो। मुझे कोई चीज में मतलब होती है ताइक्वांडो मान लीजिए, कुछ भी ऐसा गेम है, मुझे अलर्ट करना, माइंड से दिमाग अलर्ट कर देना अचानक से, तो मैं स्टिमुलेंट कंज्यूम करूंगा। जहां जहां ऐसा गेम आएगा वहां पे स्टिमुलेंट यूज होगा। फिर क्या बोला है, डायरेटिक्स एंड मास्किंग एजेंट। मास्किंग एजेंट मतलब आपका छवि को छिपाने वाला। मान लीजिए मैं कोई ड्रग इस्तेमाल किया हुआ हूँ, तो मुझे उसको छिपाना है, उसका इम्पैक्ट मुझे टेस्ट में ना आए, तो मैं वहाँ पे डायरेक्टिक्स यूज करता हूँ। या फिर मान लीजिए मेरा कल कंपटीशन है वेट लिफ्टिंग का, और मुझे वेट मेरा ज्यादा बढ़ रहा है, तो मुझे कम करना है, तो मैं डायरेक्टिक्स कंज्यूम करूंगा। तो डायरेक्टिक्स एक्ट एज अ मास्किंग एजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू रिमूव फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी एंड यूज टू फॉल्सिफाई द रिजल्ट ऑफ डोपिंग कंट्रोल। फॉल्सिफाई कर देता है, आपको डोपिंग नहीं लिया है, उसको छिपा देता है, इसलिए इसको मास्किंग एजेंट बोलते हैं। और बेसिकली वाटर रिड्यूस करता है आपके बॉडी से। तो देखा होगा आपने, जैसे चलता है क्या बोलते हैं वो टग ऑफ वॉर, तो वेट नापना पड़ता है 8 लोगों का ग्रुप का। अब उसमें कम करना है वेट, तो डायरेटिक्स कंज्यूम करते हैं, भागते हैं थोड़ा, पानी नहीं पीते हैं ताकि वेट लॉस हो, मतलब स्वेटिंग के थ्रू होता है बेसिकली वेट लॉस। फिर है आपका पेप्टाइड हार्मोन्स लाइक एरिथ्रोपोइटिन, तो ये भी आपको स्ट्रेंथ और बल्क देने में काम आता है, आरबीसी आपकी बॉडी में बढ़ा देता है। फिर है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तो ये भी आपको मान लीजिए कोई सीरियस इंजरी है, एंटी इन्फ्लामेशन है, तो उसको स्वेलिंग करने में, दर्द कम करने में कम कर देता है। फिर क्या बोला है, बीटा ब्लॉकर्स टू कीप द हार्ट रेट लो एंड रिड्यूस ट्रेम्बलनेस इन। मान लीजिए मैं शूटिंग कर रहा हूँ, तो शूटिंग में क्या होता है, मुझे टारगेट पे एम करना पड़ता है, तो मेरा हाथ कांप रहा है मान लीजिए, तो बीटा ब्लॉकर्स शूटर्स आर्चरी वाले कंज्यूम करते हैं, क्यों? अपना हार्ट रेट को नॉर्मल रखने के लिए, क्योंकि हार्ट रेट पंप होगा
तो मेरा हाथ भी चलेगा, बॉडी में ज़्यादा ब्लड जाएगा, तो उस समय हमें स्टेबल माइंड होना पड़ता है। तो ऐसे-ऐसे ताकि हाथ ना काँपे, शेकिंग ना हो, ट्रेम्बलनेस इन हैंड ना हो। ये बीटा ब्लॉकर्स के बारे में था। जो-जो मैंने बोला है अभी बहुत इम्पोर्टेंट है, बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अभी तक जो भी बोला मैंने। अब एक-एक के बारे में और अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? फेमस ड्रग्स यूज्ड इन स्पोर्ट्स व्हिच आर बैन्ड बाय वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है। और इंडिया की कौन-सी है? फटाफट चैट बॉक्स में बता दीजिए, फिर मैं बता दूँगा। वैसे तो मैंने ऐड किया हुआ है, अभी बता दीजिए। आप लोग बताइए चैट बॉक्स में, इंडिया की गवर्निंग बॉडी कौन है जो डोपिंग वोपिंग कंट्रोल करती है? हाँ, नाडा, ठीक है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, दोनों के बारे में आगे बात करेंगे, स्लाइड्स हैं इसके बारे में। तो कौन-कौन से ड्रग्स हैं जो बैन किए गए हैं? पहला आपका एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। तो स्टेरॉइड्स के बारे में मैंने बताया क्या काम करता है। आपके अंदर बेसिकली जैसे एग्जांपल लीजिए, टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन होता है, बढ़ा देगा। तो मसल मास, स्ट्रेंथ, रिकवरी स्पीड बढ़ा देता है। तो इसलिए बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया था, कॉमनली यूज्ड इन स्विच स्पोर्ट्स, मेंस फिजिक। तो इसके रिस्क क्या-क्या? आपके लिवर को डैमेज कर सकता है, आपको हार्ट डिजीज हो सकता है, आपके अंदर एग्रेशन बढ़ा देगा, आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। अब बात करते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स या फिर ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में। तो जिसमें क्या-क्या आ जाएंगे? हमारे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आ जाएगा, इंसुलिन आ जाएगा, लाइक ग्रोथ फैक्टर, एरिथ्रोपोएटिन आ जाएगा जो आरबीसीज बढ़ा देगा बॉडी के अंदर। तो इसके इफेक्ट क्या होते हैं? हमारे मसल ग्रोथ बढ़ा देता है, आरबीसीज के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, एंड्योरेंस बढ़ा देता है। तो क्या करता है ये? इसके रिस्क क्या-क्या फैक्टर हैं? मेरा ब्लड पतला हो जाएगा, थिकनिंग हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, ऑर्गन डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो क्या होगा? कॉमनली कौन-कौन से गेम्स में इस्तेमाल करेंगे हम? एंड्योरेंस एथलीट्स इसको इस्तेमाल करेंगे, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है? एरिथ्रोपोएटिन जो आरबीसीज बढ़ा देगा आपको, ताकि मुझे जल्दी थकूँ ना, मेरे को ऑक्सीजन मिलता रहे। फिर क्या बोला है? इसके लिए ब्लड डोपिंग भी करते हैं। फिर बोला आपका स्टिमुलेंट्स, तो स्टिमुलेंट्स मैंने बताया था आपका एलर्टनेस को बढ़ा देता है। जैसे एग्जांपल्स क्या हो गए? एम्फीथियामिन्स, एफेड्रिन, कोकेन, मोडाफिनिल। तो ये क्या-क्या इफ़ेक्ट डालते हैं? आपका अलर्टनेस बढ़ा देंगे, आपका रिएक्शन टाइम इम्प्रूव कर देंगे, आपको थकावट दूर कर देंगे। तो क्या-क्या इसके हेल्थ पे इफ़ेक्ट आ सकते हैं? आपको हार्ट अटैक आ सकता है, एंग्ज़ायटी आएगा, एडिक्शन हो सकता है आपको इस चीज़ का। तो इसमें कौन-कौन से गेम्स में यूज़ किया जाता है? साइक्लिंग में, ताइक्वांडो में और सारे गेम्स में जहाँ पे मेंटल अलर्टनेस चाहिए रहता है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट के बारे में। तो दवाइयाँ बंद कर देंगे तो कोई चीज़ होता है ना, कोई चीज़ लिमिट में सही रहता है, कोई चीज़ लिमिट से बाहर सही नहीं है आपके लिए। तो कुछ-कुछ अब दवाइयाँ ही चलती हैं, अस्थमा में प्रॉब्लम में कई सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं हमें। सब चीज़ को बैन थोड़ी कर सकते हैं, कोई चीज़ फिर दवाइयाँ ही बंद हो जाएँगी, सारी ड्रग्स ही हैं एक तरह से। मैंने सुना नहीं है वैसे टर्मिन और एएमपी के बारे में। क्रेटिन लीगल है भाई, क्रेटिन क्यों नहीं लीगल लीगल होगा? आप क्रेटिन खाओ ना, आपकी बॉडी खुद ही जाम हो जाएगा ज़्यादा खा लोगे तो। क्रेटिन लीगल और नॉट। तो देखो माँ, जैसे पूछोगे प्रोटीन लीगल है कि नहीं है, प्रोटीन क्या होता है? बॉडी को रिकवरी दे रहा है। अब मान लो मेरी प्रोटीन 10 ग्राम खाना था मुझे, मैंने खा लिया 100 ग्राम, तो उससे कोई बॉडी परफॉर्मेंस बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, बल्कि उल्टा इतना साइड इफेक्ट हो जाएगा आपको तुरंत कि आप में खाना छोड़ दोगे प्रोटीन। तो क्रेटीन भी तो इसी में आएगा भाई, प्रोटीन हम डाइट्स में ले रहे हैं ना कहीं ना कहीं। हाँ, किडनी पे इफेक्ट करे, आप मर सकते हो, हार्ट अटैक आएगा, बहुत सारे इल इफेक्ट होते हैं जो कोई भी चीज के। तो फिर क्या बोला है आपने? देखा होगा जैसे आपने घरों के आसपास जो भी ट्रैक एंड फील्ड कोई इवेंट होते हैं तो देखा होगा वहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई कंपटीशन वाला ट्रैक है, वहाँ पे देखेंगे ऐसे इंजेक्शन पड़े रहते हैं भयंकर, वॉशरूम्स में जाएंगे तो ड्रग्स बहुत प्रिवेलेंट है इंडिया में। अब बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं, बात हो गया चैट बॉक्स में बीटा टू एगोनिस्ट के बारे में। तो इन्होंने क्या बोला? बीटा टू एगोनिस्ट क्या काम करता है? इट्स अ क्लास ऑफ ड्रग्स दैट रिलैक्सेस द मसल इन योर एयरवेज। तो जो मान लीजिए मेरा ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी है, एयरवेज है, ठीक है, ऐसे जा रहा है ऑक्सीजन, बाहर से मैं ले पा रहा हूँ, तो इसको रिलैक्स कर देता है। मतलब मुझे थकना नहीं पड़ता, मैं थकता नहीं जल्दी। तो ये जो वाइडनिंग, जैसे मान लीजिए पाइप पे पानी कम जा रहा है, अब पाइप ये मोटा हो गया पाइप, तो क्या होगा? हवा इसीलिए जाएगा अंदर, तो ऐसे आपको ऑक्सीजन मिलते रहता है, आपके वाइडनिंग कर देता है आपके एयरवेज को, मेकिंग इट इजियर टू ब्रीथ। तो मैं इजीली सांस ले पाता हूँ। तो ये कैसे एक्ट करता है? ये बाइंड करता है रिसेप्टर्स को लंग्स में। दे फैलिसिटेट एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट फटीग
ड्यूरिंग इंटरमिटेंट हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। मैं जल्दी थकूंगा नहीं क्योंकि मैं ऑक्सीजन जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन, मेरे मसलिंग कैपेबिलिटी, मसल्स का मूवमेंट करने का वो बढ़ा देता है, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा उतना मेरे मसल्स अच्छे से काम कर पाएंगे। ऑल बीटा टू एगोनिस्ट आर बैंड, सारे बैंड हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ फॉर्मिटेरॉल, सैल्ब्यूटामोल एंड सैल्मिटेरॉल। तो ये तीन के ड्रग्स के अलावा बाकी सारे बीटा टू एगोनिस्ट बैंड हैं। when they are used for inhalation to prevent और treat अस्थमा, क्योंकि ये अस्थमा को ट्रीटमेंट देने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, होता है ना किसी को ऑक्सीजन नहीं आता है, तो ये कॉमनली कौन कौन से गेम्स में यूज होते हैं? यू बेसिकली यूज इन एंड्योरेंस स्पोर्ट्स सच एज साइकिलिंग, स्विमिंग, क्रॉस कंट्री एंड एथलेटिक्स। अब हम बात करते हैं डायरेटिक्स के बारे में। डायरेटिक्स में क्या बोला है? ड्रग्स दैट इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन। तो आपको क्या करता है? यूरिन प्रोडक्शन बढ़ा देता है डायरेटिक्स टू हेल्प द बॉडी गेट रिड ऑफ एक्सेस फ्लूइड एंड सॉल्ट। तो ये क्या कर रहे हैं? आपके यूरिन प्रोडक्शन मतलब बॉडी स्वेटिंग के थ्रू सारा निकाल देगा। मैंने मान लीजिए खाया था, मुझे वेट कम करना है, तो क्या होगा? स्वेटिंग के थ्रू आपको यूरिन प्रोडक्शन होगा बार 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 बार। तो जितना भी बॉडी में वाटर था ना, वाटर लॉस कर देता है, वाटर लॉस कर देता है, तो आपको क्या वेट कम हो जाएगा। तो एंड ऑल्सो आर यूज एज अ मास्किंग एजेंट। मास्किंग एजेंट अभी मैंने बताया था पिछले स्लाइड में भी, टू हाइड द इफेक्ट्स ऑफ अदर प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस। तो इसको मास्किंग एजेंट की तरह भी डायरेटिक्स को यूज किया जाता है। अब डिपेंड करता है, ऐसे तो ट्रैक में यूज होता है आपके डोपिंग ज्यादा। तो कॉमनली यूज्ड इन वेट क्लासेस स्पोर्ट्स। तो जो भी वेट क्लासेस स्पोर्ट्स होते हैं जैसे बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, जूडो, जहाँ पे वेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल होता है, क्योंकि एक दिन पहले जाना पड़ता है वेट मेजरमेंट करने के लिए, तो वहाँ पे ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है डायरेटिक्स आपका। फिर क्या बोला? बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ एड्रेनालाइन एंड नोराड्रेनालाइन, मतलब जो आपको अलर्ट कर देते थे उनके इफेक्ट को कम कर दे रहा है। दे स्लो द हार्ट रेट स्लो कर देगा, रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाएगा, आपको एंजाइटी कम होगा। तो ये कौन कौन से गेम्स यूज होंगे जहाँ पे मुझे ध्यान केंद्र करना पड़ेगा? शूटिंग में, आर्चरी में, गोल्फ में, एक्सेट्रा में आपके बीटा ब्लॉकर्स मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे? आर्चरी इज यूज्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज? बीटा ब्लॉकर्स, डायरेटिक्स, बीटा टू एगोनिस्ट, स्टिमुलेंट्स, किसमें आता है? बीटा ब्लॉकर्स होता है। या फिर पूछ देगा बीटा ब्लॉकर्स आर कॉमनली यूज्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? 4 गेम का नाम दे देगा। वहां पे ऐसे आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा, जितना पढ़ाए वही आएगा, उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप इसको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। कभी भी कोई भी डाउट होता है तो मुझे कभी मैसेज करके क्लियर कर सकते हो। हाँ, टाइकोंडो भी इसी में आएगा। जहां भी वेट कैटेगरी सारे गेम्स हैं, इस वेट कैटेगरी वाले आ जाएंगे। अब बात करते हैं थोड़ा अवेयरनेस ऑफ द फैक्ट दैट द यूज ऑफ सर्टेन ड्रग्स हैज बीन बैन्ड बाय वाडा एंड नाडा। वाडा का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और नाडा का नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड लेवल पे मॉनिटर करता है, गवर्न करता है वाडा, नेशनल लेवल पे नाडा। दोनों के बारे में कब फॉर्मेशन हुआ था? फॉर्मेशन नाडा का हुआ था 24 नवंबर 2005 को। ठीक है, तो ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन देख लीजिएगा। इसके आपके सीईओ कौन है, कोई बता सकता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नाडा के कौन है इंडिया में? फिर क्या बोला है? इसका मोटो क्या है? प्ले फेयर। ये सब इंपॉर्टेंट था, सीईओ भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। किसी को पता है? बिना गूगल किए बताना, नहीं तो मैं बताऊंगा फिर क्या बोला है वाडा के बारे में? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। ठीक है, कब फॉर्मेशन हुआ था इसका? 10 नवंबर 1999 को। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा में। ठीक है, और इसका मोटो क्या है? प्ले ट्रू। किसी को नहीं पता नाडा के सीईओ कौन है इंडिया में? चैट बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। किरण रिजिजू, सुनील शेट्टी है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सुनील शेट्टी होगा। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब बात करते हैं थोड़ा सा फ्लो चार्ट में, देख लेते हैं जो जो मैंने आपको पढ़ाया है। स्टिमुलेंट्स क्या काम करते हैं? नार्कोटिक्स होते हैं, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, डायरेटिक्स होते हैं, पेप्टाइड्स हार्मोन्स होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स। यहाँ पे आपको नोट्स बनाना इजी होगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा नोट्स बनाने के लिए क्या कौन कौन से कैसे काम करते हैं। लास्ट में दिया है कौन कौन से स्पोर्ट्स में यूज होता है, तो ऐसे ऐसे करके आप इसको नोट्स बना लीजिएगा। जो मैंने पढ़ाया बेसिकली वही यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट्स में दिए हुए हैं। हाँ, आशीष भार्गव, बास्केटबॉल है, बेसिकली बहुत सारे हैं ऐसे, मतलब जोन वाइज भी अलर्ट होते हैं, पर इंडिया के शायद सुनील शेट्टी हैं सीईओ मेन।
काफी टाइम से सुनील शेट्टी। इसको आप नोट्स बना लीजिएगा, इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसको मैंने जो पढ़ाया वही यहाँ पे पॉइंट्स में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको जूम करने का मतलब नहीं है। तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया बेसिकली। जो लास्ट के 2 टॉपिक्स थे, ओबेसिटी एंड इट्स मैनेजमेंट, वो भी कंप्लीट हो गया, और ड्रग्स एंड डोपिंग एजुकेशन काफी अच्छे से ये भी हो गया। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट। रात को फिर हमारी क्लासेस होंगी, आज रात को 8 से 9, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पूरा यूनिट के जितने भी टॉपिक्स हैं। इसको रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स तो ऑलरेडी अपलोडेड है ऐप में, वहां से रिवाइज करके आइएगा। फिर सारे के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लाइव क्लास में, ठीक है। गणेश, एलएनआईपी में मार्क्स लाने के लिए डिपेंड करता है आपका स्किल टेस्ट में कितना आ रहा है, आप फिजिकल टेस्ट में पास हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। रिटन टेस्ट में जितना ज्यादा स्कोर करो उतना अच्छा है, ठीक है। मिलते हैं रात को 8 बजे क्लासेस होगा, ध्यान रखें 9 बजे से नहीं 8 बजे से, ठीक है। गुड नाइट, और सॉरी, बाय बाय। रात रात को आदत हो गया ना लेने। गुड नाइट। या यू ऑल कैन लीव नाउ, बाय बाय।